लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? तो सबसे पहले हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ इनकम, कि कितने टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं बैंक के लिए, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। तो हमने दो देखा था कि एक था इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड सेकंड था कि डिस्काउंट ऑन बिल। उसके बाद हमने देखा था कि जब बैंक बिल को डिस्काउंट करता है तो उसके अंदर चार एंट्री देखे थे। पहला कि बिल परचेस की जो बिल उसने परचेस किया बैंक ने, तो उसका हमने एंट्री देखा था कि बिल परचेस एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट टू डिस्काउंट और बिल डिस्काउंट है। फिर हमने देखा था जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है बैंक उसका एंट्री मारता है एट द एंड ऑफ द, उसका एंट्री क्या था? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। फिर हमने देखा था कि जो बैंक डिस्काउंट कमाता है उसको ट्रांसफर करता है पीएनएल अकाउंट, उसका एंट्री क्या था? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में हमने देखा था जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट था जो एंट्री मारा था एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको बैंक रिवर्सल करता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जिसका क्या एंट्री था? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। फिर लास्ट में देखा था कि बैंक जो डिस्काउंट का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करता है उसका फार्मूला क्या है? तो उसका फार्मूला था डिस्काउंट रिसीव एट ओपनिंग रिबेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उसमें से लेस किया था कि क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और फिर हमने जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमने देखा था बैंकिंग कंपनी के प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखते हैं कि बैंकिंग कंपनी जो अपना बैलेंस शीट बनाता है और जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है उसका क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट का बैलेंस शीट हमको क्वेश्चन बनाने को आएगा, 3 कॉलम पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स में ऊपर सबसे आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज। बैंक में जो बैंक शेयर्स बेचता है तो और उनके पास जो पैसा आता है शेयर्स बेच के, बैंक उस पैसे को दिखाता है कैपिटल्स में। उसके बाद जो बैंक का रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है कि जो बैंक ने प्रोविजन करके रखा होता है फ्यूचर के लिए, या फिर प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखा होता है, तो ये सब चीज बैंक के आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। और उसके बाद जो होते हैं बैंक्स के लायबिलिटी, कि बैंक में मान लो किसी कस्टमर ने डिपॉजिट किया, जैसे हमने भी अगर कोई बैंक में अपना पैसा रखा है तो ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी है कि कभी ना कभी तो हम बैंक से पैसा मांगेंगे। जैसे हमने अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया तो कभी ना कभी तो हम अपना पैसा मांगेंगे बैंक से, तो बैंक के लिए डिपॉजिट, या बैंक अगर कहीं से बोरो करता है किसी अदर बैंक से या कहीं बाहर से, तो ये डिपॉजिट बोरो ये सब बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। उसके बाद है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, कि और भी बहुत सारे लायबिलिटीज होते हैं बैंक के, एंड प्रोविजन कि बैंक अलग अलग चीजों का प्रोविजन करके रखता है फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। तो बैंक के कैपिटल लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आता है? तो कैपिटल आता है जिसके लिए हम बनाएंगे शेड्यूल नंबर 1 कि कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती है। फिर बैंक के इसमें आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसके लिए बनाएंगे शेड्यूल 2। फिर आता है डिपॉजिट, फिर आता है बोरोइंग, जिसके लिए बनाएंगे शेड्यूल 3 एंड 4, और फिर आता है बैंक का अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, जिसके लिए बनाएंगे शेड्यूल 5। तो बैंक के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पे ये सब चीजें रिकॉर्ड होता है, और ये सब चीज के अंदर क्या आता है वो हम देखेंगे शेड्यूल्स में। उसके बाद सेकंड साइड है एसेट साइड। बैंक का एसेट साइड में सबसे पहला आइटम है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, हर बैंक अपना पैसा वहां पे जमा करके रखता है आरबीआई में। तो जो भी बैंक अपना पैसा जमा करके रखता है आरबीआई में, तो वो बैंक के लिए एक तरीके से क्या होता है? तो एसेट होता है। तो कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई जो कि हम देखेंगे शेड्यूल 6 में। उसके बाद बैलेंस विद बैंक एंड मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। उसके बाद बैंक के खुद के पास जो पैसा होता है, या मान लो कि बैंक ने किसी को शेयर बेचा था और वो शेयर पे कुछ पैसा बाकी है, जैसे मान लो बैंक का एक शेयर 10 रुपए का था, तो किसी ने बैंक को 8 रुपया दिया, 2 रुपए लेना बाकी है, तो जो 2 रुपए बैंक को लेना बाकी है वो बैंक अपने एसेट में दिखा सकता है बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कि बैंक ने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसको बैंक दिखाता है अपने एसेट में। उसके बाद है एडवांसेस, कि बैंक ने अगर किसी को एडवांस दिया है, लोन दिया है, तो वो लोन का पैसा बैंक को कभी ना कभी तो मिलेगा, तो बैंक उसको दिखाता है अपने एसेट में। उसके बाद फिक्स एसेट, कि जो भी बैंक के पास फर्नीचर है, कंप्यूटर से, ये सब बैंक के फिक्स एसेट्स होते हैं। एंड बैंक के अदर एसेट, और भी बहुत सारे एसेट्स है, तो ये सब के लिए भी शेड्यूल है। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई के लिए शेड्यूल 6 बनाएंगे। बैलेंस विद बैंक एंड मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के लिए शेड्यूल 7 बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए शेड्यूल 8, एडवांसेस के लिए शेड्यूल 9, फिक्स एसेट के लिए शेड्यूल 10, अदर एसेट के लिए शेड्यूल 11। उसके बाद लायबिलिटी का टोटल तुम्हारा मैच होना चाहिए एसेट के टोटल के साथ, तब जाके अगर हमारा बैलेंस शीट टैली होगा तो इट मींस कि हमने जो हमारा क्वेश्चन किया है, हमारा क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया। उसके बाद लास्ट में तुम एक चीज देखोगे बैलेंस शीट में, तो वहां पे है कंटीजेंट लायबिलिटी एंड बिल्स फॉर करेक्शन। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब कि ऐसा लायबिलिटी कि जो अभी तक हुआ नहीं है बट फ्यूचर में हो सकता है कि उसके चांसेस है कि वो लायबिलिटी आ जाए बैंक के ऊपर। तो कोई भी अगर कंटीजेंट लायबिलिटी है या बिल फॉर कलेक्शन, बैंक के पास बहुत सारे बिल्स होते हैं जो ड्रॉअर के बिहाफ पे बैंक कलेक्ट करता है ड्रॉई से,
तो कोई भी अगर कंटीजेंट लायबिलिटी एंड बिल फॉर करेक्शन है तो वो अलग से दिखाते हैं बैलेंस शीट में सबसे लास्ट में, और ये हम देखेंगे शेड्यूल 12 में कि उसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट कि बैंक अपना बैलेंस शीट में क्या क्या बनाता है। तो दो साइड होता है, कैपिटल लायबिलिटी एंड एसेट साइड। लायबिलिटी साइड पे ये सब आइटम्स आएंगे, कैपिटल से लेकर अदर लायबिलिटी प्रोविजन तक। एसेट साइड पे ये सब आइटम आएगा, कैश एंड बैलेंस शीट आरबीआई से लेकर अदर एसेट तक, सबके अलग-अलग शेड्यूल हम बनाएंगे। और लास्ट में क्या आता है, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड बिल फॉर कलेक्शन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। अगर बैंक का हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम। बैंक के लिए सबसे पहला चीज जो सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, मैंने तुमको बताया था कि इंटरेस्ट इनकम, कि बैंक ब्याज लोन देता है और उस लोन पे क्या कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के अंदर दो चीज आएगा, कि इंटरेस्ट इनकम जो कि हम देखेंगे शेड्यूल 13 में, और एक होगा अदर इनकम की बैंक के और कौन-कौन से अदर इनकम्स है जो हम देखेंगे शेड्यूल 14 में। इसका टोटल होगा टोटल ऑफ 1। उसके बाद एक्सपेंसेस, कि बैंक के एक्सपेंसेस क्या-क्या है। तो ऑपरेटिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जैसे बैंक अगर किसी को लोन देता है तो बैंक को ब्याज मिलता है, उसी तरीके से बैंक कभी-कभी लोन लेता भी है। कभी आरबीआई से लेता है, कभी अदर बैंक से लेता है। तो बैंक अगर कहीं से लोन लेगा तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ब्याज बैंक के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक का एक्सपेंस होता है जो हम देखेंगे शेड्यूल 15 में। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कि बैंक के अंदर जो काम होता है उसको चलाने का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस जो भी बैंक के होते हैं, सैलरी, ये सब, कमीशन, ये सब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि हम देखेंगे शेड्यूल 16 में कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या-क्या आता है। फिर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, बैंक बहुत सारी चीजों का प्रोविजन करता है। जैसे बैंक ने के कोई डेटर्स है कि जिससे बैंक को पैसा लेना है, तो बैंक वहां पे अज्यूम करता है कि सब डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, कुछ उसमें बैड डेट भी हो सकता है। उसी तरीके से बैंक बहुत सारे रिजर्व करके रखता है कि जो अभी लायबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो। तो ये प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, ये तीन चीज आता है एक्सपेंस में, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। ये तीनों का टोटल होगा टोटल ऑफ 2। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कि बैंक को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कैसे पता चलेगा। तो प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 1 - 2 1 इनकम है, इनकम का टोटल, ये एक्सपेंस का टोटल। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो बैंक को क्या होगा, लॉस। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये 1 - 2 से पता चलेगा। प्रॉफिट होगा तो ऐसे पॉजिटिव में लिखेंगे, लॉस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा तो हमको क्वेश्चन में पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। उसके बाद प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब पिछले साल का अगर कुछ प्रॉफिट है तो ये साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ये दोनों के टोटल को बोलेंगे टोटल ऑफ 3। उसके बाद एप्रोप्रिएशन, कि बैंक का जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में से बैंक कुछ पैसा बचा के रखता है अपने रिजर्व्स में। अब देखो कहां-कहां पे पैसा ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। बैंक अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करता है कितना, तो 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होगा 1 - 2 करके उसका 25% बैंक ट्रांसफर करता है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो एक बार यहां आएगा 25% जो भी होगा प्रॉफिट का, और उसको हम यहां पे दिखाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है। उसके बाद बैंक और क्या एप्रोप्रिएशन करता है, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। अब बैंक कितना परसेंट ट्रांसफर करेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, कितना परसेंट ट्रांसफर करेगा अदर रिजर्व में, ये सब क्वेश्चन अपने को दिया होगा कि बैंक ने इतना परसेंट ट्रांसफर किया स्टैट्यूटरी रिजर्व में, बैंक ने इतना परसेंट ट्रांसफर किया अदर रिजर्व में। तो बैंक स्टैट्यूटरी रिजर्व के अलावा अदर रिजर्व में भी पैसा रखता है अपने फ्यूचर पर्पस के लिए। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, मान लो बैंक के जो शेयर होल्डर्स होंगे, बैंक का काम होगा कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, तो बैंक को अगर डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, तो बैंक डिविडेंड देने के लिए भी कुछ पैसा अपने पास बचा के रखता है अपने प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से वो जो डिविडेंड देने के लिए पैसा बचा के रखेगा उसको हम बोलेंगे प्रपोज डिविडेंड, कि बैंक इतना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देने वाला है करंट ईयर में। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफर करेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, कुछ पैसा ट्रांसफर करेगा अदर रिजर्व में, कुछ पैसे को दिखाएगा प्रपोज डिविडेंड में। सब दिखाने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस को कहां ट्रांसफर करेगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में वो जो बैलेंस प्रॉफिट होगा, बैलेंस प्रॉफिट कहां पे दिखता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो ये था, और जब ये चारों का टोटल करेंगे 1 2 3 और 4 तो हमको ये टोटल मिलेगा। तो टोटल ऑफ 1, पहला इंटरेस्ट, पीएनएल में सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम आएगा, अदर इनकम, फिर हम पीएनएल में क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस। 3 टाइप का एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, जिसके लिए हम शेड्यूल बनाएंगे 13 14 इनकम के लिए, 15 16 एक्सपेंस के लिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, 1 - 2 करके प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। फिर प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड दोनों को ऐड करके हमारा टोटल ऑफ 3 आएगा। इसमें से हम कुछ एप्रोप्रिएशन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे।
25% ट्रांसफर होगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, कुछ ट्रांसफर होगा अदर रिजर्व में, कुछ बैंक प्रपोज करके रखेगा डिविडेंड देने के लिए शेयर होल्डर्स को, और बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करेगा बैलेंस शीट में। ये चारों के टोटल को बोलेंगे टोटल ऑफ 4। तो ये था फॉर्मेट कि बैंक अपना बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेगा और बैंक अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेगा। अब हमको ये शेड्यूल देखना है कि शेड्यूल 1 के अंदर क्या आएगा, 2 के अंदर क्या आएगा, 3 के अंदर क्या आएगा। ऐसे करके हमने यहाँ पे देखो नंबर 16 तक लिखा है, तो 16 हमको शेड्यूल प्रिपेयर करके देखना है कि कौन से शेड्यूल में क्या क्या चीज आएगा। फिर जब बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन करेंगे तो जो हमको दिखेगा वो नाम तो हम उसको उस शेड्यूल में डाल देंगे और वो शेड्यूल का टोटल करने के बाद उसको हम यहाँ लिखेंगे। मतलब जो शेड्यूल 1 का टोटल होगा यहाँ पे आएगा, शेड्यूल 2 का टोटल यहाँ पे आएगा, शेड्यूल 3 का टोटल यहाँ पे आएगा। मान लो शेड्यूल 4 के अंदर 3 चीज है तो तीनों का टोटल करके यहाँ पे आएगा। शेड्यूल 5 के अंदर मान लो 5 चीज है तो पांचों का टोटल करके यहाँ पे आएगा। तो ऐसे हर शेड्यूल में देखेंगे क्या क्या आता है, फिर उसका टोटल करके हम उसको कहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और ये 13, 14, 15, 16 का टोटल करके कहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये है फॉर्मेट बैलेंस शीट का और ये फॉर्मेट पीएनएल अकाउंट का। आप इसको कॉपी करो, फिर हम इसके बाद देखते हैं कि शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट के शेड्यूल में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेड्यूल में। टोटल 16 शेड्यूल हमको देखना है इसके बाद। तो फिर आप लोग ये कॉपी करो बैलेंस शीट का फॉर्मेट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। चलो डियर स्टूडेंट, तो हमने बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट देखा। अब हम देखते हैं कि शेड्यूल्स। मैंने तुमको बताया था बैलेंस शीट में अलग अलग शेड्यूल्स हमने देखे थे 1 से लेकर 16 तक, और मैंने बताया था कि हम शेड्यूल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल 1 जिसका कि नाम है कैपिटल। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है ऑथराइज डैश शेयर्स ऑफ रुपीस डैश ईच। मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल डैश शेयर मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा और ईच शेयर कितने का होगा वो हर एक क्वेश्चन में दिया होगा। ऑथराइज शेयर्स कितना है और कितने रुपए का है उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे डबल लाइन करेंगे, क्योंकि जो भी शेयर कैपिटल का टोटल होगा उसमें ऑथराइज कैपिटल का टोटल नहीं आएगा। इसका टोटल हम यहीं पे मार देंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल का। और ऑथराइज शेयर कैपिटल का टोटल इसलिए नहीं आता बिकॉज़ ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब कि कंपनी को इतना ऑथराइज है, बैंक को इतना ऑथराइज है कि वो इतना शेयर मार्केट में इशू कर सकता है। उसके बाद आता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप का मतलब कि बैंकिंग कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, कितने लोग ने शेयर को सब्सक्राइब किया, खरीदा और उस पे कितना पेमेंट आ गया। बहुत से लोग 10 रुपए का शेयर होता है 8 रुपया देते हैं, 2 रुपया बाद में देते हैं, तो 8 रुपया हो गया कि पेड अप वैल्यू। तो यहाँ पे भी डैश शेयर मतलब कितना इशू किया, कितना सब्सक्राइब किया, कितना पेड अप है। डैश शेयर ऑफ रुपीस डैश ईच फुल्ली पेड कि कितना शेयर कंपनी ने इशू किया, बैंकिंग कंपनी ने कितने रुपए का पर शेयर था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी टोटल आएगा ये हमारा टोटल होगा शेड्यूल 1 का। और ये हम कहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में ऊपर कैपिटल एंटिटी में फर्स्ट आइटम था तुम्हारा कैपिटल, वहां पे टोटल लिखेंगे। सेकंड कैपिटल के नीचे क्या था बैलेंस शीट में देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके लिए शेड्यूल 2। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व पहले से दिया होगा क्वेश्चन में वो भी आएगा यहाँ पे। और मैंने पीएनएल में लास्ट में बताया था कि ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो वो भी तुम्हारा यहीं पे आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व। फिर कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर रेवेन्यू रिजर्व्स एंड अदर्स एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लास्ट में हमने पीएनएल अकाउंट में बताया था कि बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो वो जो पीएनएल का बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी पीएनएल में बैलेंस था वो यहाँ पे आएगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में जो भी रिजर्व्स होंगे वो सब चीज आएगा। इसका भी जो टोटल होगा वो तुम्हारा कहाँ पे जाएगा लायबिलिटी साइड पे सेकंड आइटम। उसके बाद का तुम्हारा डिपॉजिट, मैंने बताया था कि बैंक में हम जो पैसा रखते हैं एज अ डिपॉजिट वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो हम बैंक से अपना पैसा मांगेंगे। तो डिपॉजिट कोई भी हो, चाहे डिमांड डिपॉजिट हो जो कि करंट अकाउंट होल्डर्स का होता है, या सेविंग डिपॉजिट हो सेविंग अकाउंट, या टर्म डिपॉजिट। बहुत से लोग पैसा फिक्स करके रखते हैं बैंक में 8 साल के लिए 10 साल के लिए। तो कोई भी डिपॉजिट होगा तो वो तुम्हारा आएगा शेड्यूल 3 में और इसका जो टोटल होगा तुम्हारा लायबिलिटी साइड पे जाएगा। उसके बाद बोरोइंग, बैंक ने कहीं से बोरो किया होगा पैसा, समझ लो आरबीआई से बोरो किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या मान लो किसी अदर बैंक से बोरो किया, या कहीं बाहर से बोरो किया। तो बैंक ने जो भी बोरो किया कभी ना कभी तो बैंक को देना पड़ेगा रिटर्न, तो ये भी बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो बोरोइंग में या तो आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो किया होगा, या तो कोई अदर बैंक से बोरो किया होगा, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन से बोरो किया होगा। इसका भी टोटल तुम्हारा आएगा लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, कि और भी बहुत सारे लायबिलिटीज आएंगे लायबिलिटी साइड पे। वो कौन-कौन से लायबिलिटी हो सकते हैं, तो बिल पेबल कि मान लो बैंक को किसी को पेमेंट करना है। उसके बाद इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट मतलब हो सकता है कि बैंक के ऊपर और भी कुछ लायबिलिटीज हो,
उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब बैंक को अगर किसी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और वो आउटस्टैंडिंग है तो वो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अक्रूड। उसके बाद अदर और भी बहुत सारे लायबिलिटी होते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ लो बैंक के कुछ डेटर्स हैं, बैंक को लगता है कि कुछ लोग पैसा डुबा लेंगे, तो बैंक उनके लिए पहले से प्रोविजन करके रखता है कि डुबा भी लेंगे, तो बैंक को पता था कि हाँ इतना हमने प्रोवाइड करके रखा है, डुबा भी लेंगे तो भी चलेगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर टैक्स, कभी कभी बैंक को पता होता है कि हमको ईयर एंड पे इतना टैक्स का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, तो अपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट टैक्स के लिए भी बैंक टैक्स के लिए भी पैसा बचा के रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, कि टैक्स के लिए पहले से पैसा बचा के रखना। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड, मैंने बताया था बैंक के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक उनको डिविडेंड देता है, अगर उनको प्रॉफिट होगा बैंक को तो बैंक डिविडेंड देने के लिए भी कुछ पैसा साइड में रखता है प्रॉफिट में से, जिसको कि हम बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये सब तुम्हारा आएगा अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में। तो लायबिलिटी साइड पे तुम्हारा यही 5 शेड्यूल था, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, और हमने देख लिया कि पांचों शेड्यूल में क्या-क्या आएंगे। फिर एसेट साइड पे पहला आइटम था कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, कि आरबीआई के पास कितना, बैंक के पास कितना कैश है और कितना उसने बैलेंस रखा आरबीआई में। तो इसके शेड्यूल में दो ही चीज आएगा, कैश इन हैंड, कि बैंक के पास कितना कैश है, एंड बैलेंस विद आरबीआई, कि आरबीआई के पास उसने कितना जमा रखा है। उसके बाद शेड्यूल 7 ये भी एसेट साइड पे आएगा, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कि बैंक के पास कितना बैलेंस है वो आएगा, एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मैंने तुमको बताया था कि 10 रुपए का शेयर है, मान लो बैंक को 8 रुपए आया, 2 रुपए आना बाकी है, तो बैंक जब भी 2 रुपए मांगेगा शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर बैंक को 2 रुपए देंगे, तो ये एक तरीके से एसेट है, क्योंकि ये पैसा कभी ना कभी तो मिलेगा। तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी तुम्हारा आएगा शेड्यूल 7 में, और ये जो टोटल होगा वो तुम्हारा हम शो करेंगे एसेट साइड पे। उसके बाद शेड्यूल 8 है इन्वेस्टमेंट, कि बैंक हो सकता है कहीं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हो बैंक ने, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट की कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया हो या कोई अदर स्कीम में इन्वेस्ट किया हो, या फिर बैंक ने मान लो किसी का शेयर्स खरीदा है, या मान लो बैंक ने किसी अदर कंपनी का डिवेंचर खरीदा है। उसके बाद सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर, मान लो कि बैंक ने किसी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया, मतलब किसी अदर कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर अदर गोल्ड, सिल्वर एंड बुलियंस, या मान लो बैंक के पास गोल्ड है, सोने में इन्वेस्ट किया है, या चांदी में इन्वेस्ट किया, सिल्वर में, या फिर बुलियंस, बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स हो जिसको बोलते हैं बुलियंस। तो अगर बैंक ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया तो वो तुम्हारा आएगा शेड्यूल 8 में, और इसका जो टोटल होगा ये तुम्हारा जाएगा एसेट साइड। उसके बाद है शेड्यूल 9 एडवांसेस, कि बैंक ने कुछ लोगों को उधारी दिया होगा, लोन्स दिया होगा, एडवांस दिया होगा, तो बैंक को वो सब पैसा कभी ना कभी तो मिलेगा ही, तो बैंक को कभी ना कभी वो सब पैसा मिलेगा, तो एडवांसेस भी तुम्हारा आएगा एसेट साइड में। तो क्या क्या लिखा है इसमें देखो, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, मान लो कि बैंक ने किसी से बिल खरीदा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था लास्ट लेक्चर में राम और लक्ष्मण का एग्जांपल, कि बैंक ने राम से बिल खरीदा, तो बैंक को बिल का पैसा 3 महीने के बाद लक्ष्मण से तो मिलेगा ही, तो बिल का पैसा तो मिलने ही वाला है, तो ये बैंक के लिए एक तरीके से क्या होगा, इनकम, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। उसके बाद कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड नॉन रिपेएबल ऑन डिमांड, मान लो बैंक ने किसी को क्रेडिट दिया, या मान लो बैंक ने किसी को ओवरड्राफ्ट दिया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर को, कि अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं है तो बैंक उनको अपने तरफ से कुछ पैसा देता है, लेकिन करंट अकाउंट होल्डर को बैंक को पैसा रिटर्न देना है। तो चाहे बैंक किसी को क्रेडिट दे, चाहे बैंक किसी को ओवरड्राफ्ट दे, या मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया, तो ये सब पैसा तो बैंक को कभी ना कभी रिटर्न मिलेगा ही, तो इसलिए ये भी तुम्हारा एसेट साइड पे आएगा, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड नॉन रिपेएबल ऑन डिमांड। उसके बाद टर्म लोन, मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया है, तो लोन का पैसा भी बैंक को रिटर्न मिलेगा, चाहे 2 साल में मिले, चाहे 10 साल में मिले, चाहे 15 साल में मिले, तो ये भी बैंक के लिए एसेट होगा। उसके बाद सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, कवर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी एंड अनसिक्योर्ड। अब बैंक जो लोन देता है, तो कभी कभी बैंक प्रोवाइड करता है सिक्योर्ड लोन, मतलब सामने वाले कस्टमर को क्या बोलेगा कि तुम अपना कोई एसेट हमारे पास गिरवी रखो तब हम तुमको लोन देंगे, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। या फिर कवर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, बैंक क्या बोलेगा कस्टमर को कि हमको तुम पे भरोसा नहीं है, तुम किसी से लिखवा के लाओ राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफिसर से, तब हम तुमको लोन प्रोवाइड करेंगे, तो इसको बोलते हैं कवर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। या फिर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड का मतलब कि बैंक कभी कभी बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के, बिना कोई चीज के, एसेट के भी लोन प्रोवाइड कर देता है, तो कोई भी टाइप का लोन अगर बैंक देगा तो वो भी आएगा एडवांसेस में। उसके बाद एडवांस इन इंडिया एंड एडवांस आउटसाइड इंडिया, कभी कभी बैंक जो एडवांस देता है कस्टमर को, हो सकता है कि इंडिया के अंदर ही एडवांस दे, या कभी कभी इंडिया के बाहर के कस्टमर को भी बैंक लोन देता है, एडवांस देता है। तो कोई भी टाइप का एडवांस होगा तो वो तुम्हारा आएगा शेड्यूल 9 में, और इसका जो टोटल होगा वो तुम्हारा हम दिखाएंगे एसेट साइड पे। तो ये हमने लायबिलिटी साइड के 5 शेड्यूल देखा, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट,
बोरोइंग, अदर लायबिलिटी प्रोविजन। एसेट साइड का हमने चार देखा, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट फॉर इन शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस। और ये सब शेड्यूल का जो भी टोटल है कोई भी शेड्यूल का वो दिखेगा लायबिलिटी साइड पे। अगर लायबिलिटी साइड का शेड्यूल है तो, और एसेट साइड का शेड्यूल है तो उसका टोटल कहां पे दिखेगा, एसेट साइड में। लेकिन एसेट साइड पे दो शेड्यूल और है, वो हम प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं था, लेकिन पहले आप लोग कितना कॉपी कर लो 1 से लेके 9 तक, फिर हम आगे के शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं 10 11 12। ठीक है, तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे का शेड्यूल। तो डियर स्टूडेंट, हमने शेड्यूल 9 तक देखा, एडवांसेस तक। अब हम देखते हैं अगला शेड्यूल, शेड्यूल 10, जो कि हमारा एसेट साइड का ही है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या क्या आता था? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि प्रीमाइसेस एक एसेट है, उसका कॉस्ट उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब जो भी एसेट का कॉस्ट होगा उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो भी आएगा आउटर कॉलम। या प्रीमाइसेस के अलावा अगर कोई अदर एसेट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, बैंक के पास कोई भी एसेट है, तो उसका कॉस्ट लेंगे, उसमें से भी लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि कितना डेप्रिसिएशन उसमें से निकालना है, और इसका भी जो अमाउंट बचेगा उसको कहां लिखेंगे, आउटर कॉलम में। और जो टोटल आएगा वो हम कहां पे कॉपी करेंगे, एसेट साइड पे, बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट के अलावा और भी बहुत सारे एसेट होते हैं बैंक के पास, अदर एसेट। इसमें क्या क्या आएगा, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट, इंटरेस्ट एक्रूल। मान लो कि बैंक ने किसी को लोन दिया है और उस लोन के ऊपर बैंक को ब्याज मिलने वाला है, तो कभी ना कभी तो ब्याज मिलेगा, तो एसेट में आएगा इंटरेस्ट एक्रूल। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स। कभी कभी बैंक क्या करता है, तो कहीं कहीं पे बैंक का टीडीएस काट के बैंक को पेमेंट मिलता है, मतलब बैंक को जिनसे पेमेंट मिलने वाला था उन्होंने टीडीएस काट के बैंक को पेमेंट दिया, या फिर मान लो कि बैंक ने पहले से टैक्स का पेमेंट कर दिया, एडवांस टैक्स। तो अगर बैंक ने पहले से टैक्स का पेमेंट कर दिया तो आगे चल के पे नहीं करना होगा, तो ये भी बैंक के लिए फायदा, एक एसेट है, तो ये भी आएगा तुम्हारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स यहाँ पे। उसके बाद स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, बैंक के पास अलग अलग स्टैम्प होते हैं, अलग अलग स्टेशनरी होते हैं, इसका जो भी स्टॉक होगा वो भी आएगा एसेट में। उसके बाद नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम। मान लो बैंक से किसी ने लोन लिया था और उसने बैंक के पास अपना एसेट गिरवी रखा था, तो अगर किसी ने बैंक के पास अपना एसेट गिरवी रखा है, मॉर्गेज किया है, और मान लो उसने लोन नहीं चुकाया, तो बैंक ने उसके एसेट पे कब्जा कर लिया, तो इसी को बोलते हैं नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, कि सामने वाले का एसेट बैंक ने अपने पास एक्वायर कर लिया, रख लिया, क्योंकि उसने क्लेम का पैसा नहीं दिया, उसने लोन का अमाउंट नहीं दिया। एंड उसके बाद अदर, और भी बहुत सारे एसेट होते हैं, वो सब तुम्हारा आएगा अदर एसेट में। इसका टोटल भी तुम्हारा ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। उसके बाद शेड्यूल 12, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड बिल फॉर करेक्शन। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब जो अभी लायबिलिटी है नहीं, फ्यूचर में हो सकता है कि वो लायबिलिटी अराइज हो जाए, तो जब ये फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज होगा, तो फिलहाल नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। और बिल फॉर करेक्शन मतलब कि बैंक ने मान लो किसी से बिल खरीदा था और उसको बोला था कि मैं तुम्हारा बिल का अमाउंट कलेक्ट करके दूंगा, तो वो तुम्हारा आएगा बिल फॉर करेक्शन में। इसका जो टोटल होगा वो तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट के नीचे आएगा, एसेट के टोटल के बाद कंटीजेंट लायबिलिटी एंड बिल फॉर कलेक्शन। उसके बाद पीएनएल में पहला आइटम था तुम्हारा इंटरेस्ट, उसमें था इंटरेस्ट इनकम, फिर था अदर इनकम, दो इनकम था। तो इंटरेस्ट इनकम के बैंक को कहां-कहां से ब्याज मिल सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस। मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया था, एडवांस दिया था, तो अब सामने वाला बैंक को इंटरेस्ट देगा, तो वो बैंक के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मान लो बैंक ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वहां से बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर बैंक। मान लो कि बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास या किसी अदर बैंक में कुछ पैसा रखा था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो अगर बैंक ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया या आरबीआई के पास पैसा है, वहां से बैंक को जो भी ब्याज मिलेगा वो बैंक के लिए इनकम होगा। तो ब्याज चाहे एडवांस से मिले, चाहे इन्वेस्टमेंट से मिले, चाहे बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर बैंक से मिले, बैंक को अगर कहीं से भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो तुम्हारा आएगा इंटरेस्ट इनकम में। उसके बाद अदर इनकम, कि बैंक का और क्या क्या इनकम हो सकते हैं, कमीशन, बैंक को बहुत सी चीजों पे कमीशन मिलता है। एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, बैंक कभी कभी करेंसी एक्सचेंज करके, जैसे किसी को फॉरेन जाना है या कोई फॉरेन से इंडिया में आया, तो बैंक अगर करेंसी एक्सचेंज करके देगा तो वो एक्सचेंज पे वो पैसा कमाता है, कमीशन लेता है। एंड ब्रोकरेज, कभी कभी बैंक दलाली का काम करता है, तो उसके लिए बैंक क्या लेता है, ब्रोकरेज। उसके बाद और क्या आएगा अदर इनकम में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो कि बैंक के पास कोई इन्वेस्टमेंट था, उसने बेच दिया अपने इन्वेस्टमेंट को, तो प्रॉफिट होगा, तो पॉजिटिव में अमाउंट आएगा। और मान लो बैंक के पास कोई इन्वेस्टमेंट था, वो जब बैंक ने बेचा तो उसको लॉस हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो बचेगा आउटर कॉलम। अगर मान लो तुमने देखा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है,
और बैंक ने उसको खाली प्रॉफिट में बेचा है, तो खाली प्रॉफिट में बेचा है, लॉस का कुछ भी नहीं होगा, तो हमको कुछ लेस नहीं करना है, डायरेक्ट अमाउंट को प्रॉफिट वाले को लिख देना उधर कॉलम में, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का मतलब वापस से वैल्यू निकालना इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो अगर जब रिवैल्यूएशन करेंगे इन्वेस्टमेंट का, वो टाइम पे प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में दिखाएंगे, और लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मान लो कि बैंक के पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको बैंक ने रिवैल्यू किया तो बैंक को लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो प्रॉफिट में से लॉस को लेस करेंगे। अगर मान लो बैंक के पास खाली ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको रिवैल्यू करके खाली प्रॉफिट हुआ, तो सीधे प्रॉफिट वाले को बाहर लिख देंगे, लॉस वाला रहेगा नहीं तो नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा रिवैल्यूएशन पे, तो प्रॉफिट में से लेस करेंगे लॉस को। उसके बाद है तुम्हारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट लेस लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट। अगर मान लो बैंक के पास लैंड एंड बिल्डिंग है या कोई अदर एसेट है, उसको बेच के अगर बैंक को प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, और अगर बेच के कुछ लॉस होगा तो प्रॉफिट में से उसको लेस करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज लेस लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब मान लो कोई फॉरेन से आया, किसी का कंपनी है, उसने यहाँ पे आके बैंक को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज किया, या मान लो बैंक है, बैंक का कोई ब्रांच अगर फॉरेन में है, जैसे बैंक का हेडक्वार्टर इंडिया में है और मान लो कि ब्रांचेस फॉरेन में है, तो जब ब्रांच वाले पैसा लेके आएंगे बाहर से इंडिया में, तो अगर वो टाइम पे प्रॉफिट होगा, जब उसको इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे तो प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में, और अगर मान लो जब वो ब्रांच के पैसे को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे लॉस होगा, तो ये प्रॉफिट में से लेस करेंगे लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज, जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर, मान लो जो बैंक है वो किसी के साथ जॉइंट वेंचर में, मतलब किसी के साथ टाई अप करके कोई प्रोजेक्ट उठाया, तो वो प्रोजेक्ट से अगर कोई भी इनकम आएगा तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर, वो भी यहाँ पे आएगा एंड अदर। और भी कोई भी टाइप का इनकम होगा तो सब दिखाएंगे अदर इनकम में। तो शेड्यूल 13 इंटरेस्ट इनकम, शेड्यूल 14 अदर इनकम, इसका जो भी टोटल आएगा हम लिखेंगे पीएनएल में शेड्यूल 13 एंड 14 के सामने। फिर एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस कि बैंक को कहां-कहां पे ब्याज देना पड़ सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जिसने भी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया होगा, ये बैंक का ड्यूटी होता है कि उनको ब्याज देना। जैसे हमने भी अगर बैंक में पैसा रखा है, चाहे सेविंग डिपॉजिट हो चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट हो, तो बैंक हमको ब्याज देता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट्स पे बैंक को ब्याज देना होता है, तो बैंक के लिए खर्चा इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, मान लो बैंक ने कहीं से पैसा बोरो किया था, आरबीआई से या कोई अदर बैंक से या कहीं से भी, तो उनको तो ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, तो जब बैंक उनको ब्याज का पेमेंट करेगा तो बैंक के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड अदर। और भी कहीं भी अगर बैंक ब्याज का पेमेंट करता है तो वो भी आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस में, और इसका भी टोटल हम कहां पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब बैंक के अंदर जो कामकाज होता है उसके खर्चे सब दिखेंगे शेड्यूल 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। कौन कौन सा खर्चा हो सकता है, पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, अगर बैंक अपने एम्प्लॉयज को कोई भी पेमेंट करेगा तो वो यहाँ पे आएगा, सैलरी वेजेस कुछ भी, रेंट रेट्स एंड लाइटिंग, बैंक अगर रेंट पे है तो रेंट का पेमेंट कर रहा है, या कोई रेट्स का पेमेंट कर रहा है, टैक्सेस का या लाइटिंग का पेमेंट कर रहा है, तो ये सब भी आएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा यहाँ पे आएगा। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, अगर बैंक ने अपने आप को एडवर्टाइज किया, मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, तो उसका भी जो भी खर्चा होगा यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, बैंक के पास अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, एसेट होता है, उस पे जो भी डेप्रिसिएशन निकलेगा वो भी तुम्हारा आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। उसके बाद डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फी, बैंक अगर अपने डायरेक्टर को कोई भी फीस देता है, या जो ऑडिटर जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने आते हैं उसको कोई भी फीस देगा, तो वो भी तुम्हारा आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। उसके बाद लॉ चार्जेस, जो भी लीगल चार्जेस होंगे बैंक के, वो आएगा यहाँ पे। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, पोस्टेज का खर्चा या टेलीफोन का खर्चा भी दिखेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर कोई एसेट्स है उसके रिपेयरिंग पे कुछ खर्चा किया या मेंटेनेंस पे कुछ खर्चा किया तो वो यहाँ पे दिखेगा। इंश्योरेंस, बैंक ने अगर अपने लिए कुछ इंश्योरेंस लिया है तो वो भी बैंक के लिए खर्चा है, क्योंकि प्रीमियम पे करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो भी यहाँ पे दिखेगा एंड अदर। और भी अगर कोई भी खर्चे है वो सब खर्चा दिखेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और इसका जो टोटल होगा वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में। तो शेड्यूल 13, 14, 15 और 16 इसका जो टोटल होगा वो तुम्हारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसके पहले जो हमने 1 से लेकर 12 तक शेड्यूल देखा, ये तुम्हारा जो भी टोटल होगा वो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को। बाकी इसके पहले तो हमने 9 कॉपी कर दिया, तो इसको आप एक बार कॉपी कर दो, फिर हम देखते हैं इसके बाद।
ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पूरा बैंकिंग कंपनी का थियरी था जो हमने दो पार्ट्स में देखा। फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि बैंकिंग कंपनी के मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैंने तुमको बताया था कि दो सोर्स ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड डिस्काउंट ऑन बिल। उसके बाद जब बैंक बिल डिस्काउंट करता है तो उसमें हमने जनरल एंट्रीज देखे थे कि बिल परचेज का देखा था, फिर हम देखा था अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, और फिर हम देखा था रिवर्सल ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, और लास्ट में देखा था कि जो भी अमाउंट बैंक ट्रांसफर करता है पीएनएल में उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। फिर हमने फॉर्मेट देखा बैलेंस शीट का पीएनएल का, उसमें मैंने बताया अलग-अलग शेड्यूल्स होते हैं। फिर हमने शेड्यूल देखा, शेड्यूल 1 किसके लिए था, कैपिटल के लिए, जिसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आता या इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप आता, कोई भी शेयर से रिलेटेड चीज किसमें आएगा, शेड्यूल 1 में। उसका टोटल हम कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। शेड्यूल 2 किसके लिए था, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए, जिसमें हमने अलग-अलग रिजर्व देखा, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो सब आएगा शेड्यूल 2 में। उसका भी टोटल कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड पे। शेड्यूल 3 हमने देखा डिपॉजिट्स के लिए, बैंक में अगर कोई भी डिपॉजिट करता है तो बैंक को कभी ना कभी तो उनको पैसा देना है, तो बैंक की लायबिलिटी है, चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग डिपॉजिट हो या करंट डिपॉजिट हो। उसके बाद था बोरोइंग, बैंक अगर किसी से बोरो करता है, चाहे आरबीआई से बोरो करे, चाहे अदर बैंक से बोरो करे, चाहे कहीं अदर इंस्टीट्यूशन से बोरो करे, तो बैंक को उनको पेमेंट करना है, तो शेड्यूल 4 का भी टोटल कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद हमने अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में देखा कि जो अदर लायबिलिटीज जैसे कि बिल पेएबल था, इंटरेस्ट अक्रूड था, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब तुम्हारा शेड्यूल 5 में आता, और उसका भी टोटल कहां दिखाएंगे हम, लायबिलिटी साइड पे। फिर शेड्यूल 6 में हमने क्या देखा, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैंक के पास अगर कुछ कैश है या बैलेंस है आरबीआई के पास जो उसका डिपॉजिट है, तो वो तुम्हारा आएगा शेड्यूल 6 में। उसका शेड्यूल 7 में बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कि बैंक के पास कितना बैलेंस है और कितना पैसा उसका शेयर होल्डर्स पे बाकी है, जो कभी भी वो पैसा वसूल सकता है शेयर होल्डर से। उसके बाद शेड्यूल 8 में हमने देखा इन्वेस्टमेंट, अगर बैंक ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी में, जहां से बैंक को पैसा आ सकता है शेयर्स में, डिवेंचर में, गोल्ड सिल्वर बुलियंस में, तो ये सब इन्वेस्टमेंट कहां दिखेगा, शेड्यूल 8 में। उसका भी टोटल कहां आएगा, एसेट साइड पे, बैलेंस शीट पे। फिर शेड्यूल 9 में हमने क्या देखा, एडवांसेस, कि मान लो बैंक ने किसी को टर्म लोन दिया या कैश क्रेडिट दिया या ओवरड्राफ्ट दिया या फिर लोन रिपेबल ऑन डिमांड, चाहे इन इंडिया दिया हो, चाहे आउटसाइड इंडिया दिया हो, चाहे सिक्योर्ड लोन हो, चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट हो, चाहे कॉल्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी हो, तो ये सब तुम्हारा दिखता है शेड्यूल 9 में एडवांसेस में, और उसका भी टोटल कहां आएगा, बैलेंस शीट में, एसेट्स है। फिर हम देखा शेड्यूल 10 फिक्स एसेट, इसमें एसेट में से क्या लेस करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी अमाउंट आएगा उसका टोटल हम कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। फिर हमने देखा अदर एसेट जैसे कि इंटरेस्ट अक्रूड या स्टैम्प एंड स्टेशनरी का स्टॉक या एडवांस टैक्स या नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, तो ये सब चीज रिकॉर्ड होता है शेड्यूल 11 में, और ये भी दिखाएंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। उसके बाद शेड्यूल 12 कंटीजेंट लायबिलिटी है, बिल्स फॉर कलेक्शन, अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी, या बैंक ने कोई बिल लिया है कलेक्शन के लिए, तो वो सब एसेट के बाद नीचे दिखता है बैलेंस शीट में। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम में बैंक कहां-कहां से इंटरेस्ट कमा सकता है, इंटरेस्ट में एडवांस, अगर किसी को लोन दिया तो उस पे बैंक को ब्याज मिलेगा, या बैंक ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो उस पे बैंक को ब्याज मिलेगा, या इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, बैंक ने समझ लो आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा रखा या अदर बैंक के पास, तो वहां से कुछ पैसा मिलेगा इंटरेस्ट। उसके बाद बैंक के अदर इनकम क्या है, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, बैंक को कमीशन से इनकम होता है, एक्सचेंज से होता है, ब्रोकरेज से होता है, या फिर मान लो बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा प्रॉफिट हुआ तो वो इनकम है, और अगर मान लो बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा उस पे लॉस हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो बचेगा आउटर कॉलम। सिमिलरली बैंक ने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया, उस पे प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव, और मान लो कोई इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया उस पे लॉस हुआ तो प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में दिखाएंगे। उसका मान लो बैंक ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचा या कोई एसेट बेचा तो उस पे प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव, और अगर मान लो लैंड एंड बिल्डिंग या अदर एसेट बेच के लॉस हुआ तो प्रॉफिट में से लॉस को लेस करेंगे और बाकी अमाउंट को आउटर कॉलम में दिखाएंगे। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, मान लो बैंक का कोई ब्रांच इंडिया के बाहर था, वहां से पैसा आया, बैंक ने एक्सचेंज किया, अगर उस एक्सचेंज को जब उसने कन्वर्ट किया इंडियन करेंसी में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, और अगर एक्सचेंज करके तो लॉस होगा तो प्रॉफिट में से लॉस को लेस करेंगे, जो बचेगा आउटर कॉलम। उसका इनकम फ्रॉम सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर, मान लो बैंक ने किसी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट उठाया जॉइंट वेंचर में, वहां से जो भी इनकम आएगा वो भी दिखेगा अदर इनकम में, एंड अदर, और भी बहुत सारे इनकम्स होते हैं जो यहाँ पे दिखेंगे। शेड्यूल 15 में क्या दिखेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कि बैंक को कहां-कहां पे ब्याज देना पड़ सकता है। बैंक के पास अगर किसी ने डिपॉजिट रखा होगा तो बैंक उनको ब्याज देगा, या बैंक ने कहीं से पैसा बोरो किया होगा तो बैंक उस पे ब्याज भरेगा, या अदर कहीं पे भी बैंक अगर ब्याज भरेगा तो वो आएगा शेड्यूल 15 में। शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, की बैंक को चलाने का खर्चा,
जैसे एम्प्लॉइज को पेमेंट करना, रेंट का पेमेंट करना, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन कोई भी एसेट पे निकालना, डायरेक्टर फी, ऑडिटर फी, लॉ चार्जेस, टेलीफोन का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस अदर, तो कोई भी अगर बैंक का खर्चा होगा तो वो सब दिखेगा शेड्यूल 16 में। तो ये हमारा पूरा थ्योरी था बैंकिंग कंपनी के ऊपर। आप लोग थ्योरी रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी पूरा पता होगा स्टार्ट से लेके एंड तक तो बहुत इजीली सॉल्व होगा, खास करके बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएनएल का फॉर्मेट और ये सब शेड्यूल। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन, तब तक आप इसको कॉपी कर लो 10 11 12 13 और ये पूरा लास्ट का, ठीक है। बाकी पहले का तो आपने नोट्स किया ही। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके क्वेश्चन करेंगे बैंकिंग कंपनी के। फिलहाल बैंकिंग कंपनी के लिए इतना ही था, 2 पार्ट्स में आपका पूरा थ्योरी।